गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा, हिंदी अध्यापिका। आज आपको हिंदी द्वितीय का पार्ट फर्स्ट भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसकी फर्स्ट जो स्टार्टिंग था वो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्याकरण। हमने इसमें भाषा पढ़ी थी, भाषा के दो रूप पढ़े थे, लिखित और मौखिक। इनको हमने अच्छे से समझ लिया था। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा, और इसके साथ साथ हमने बोली को भी पढ़ा था। बोली और भाषा के अंदर हमने विभेद यानी उनके अंतर को हमने समझा था कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। इसके अतिरिक्त हमारा लिपि हमने पढ़ी थी कि किन किन भाषाओं की कौन कौन सी लिपियां होती है। अब हम आते हैं व्याकरण पे कि व्याकरण क्या होता है। हमने भाषा बोलनी सीख ली, हमने उसको लिखने के लिए लिपि का प्रयोग भी कर लिया, लेकिन उसको एक तरीके से लिखना और नियमों में बांधना हमने किससे सीखा? व्याकरण से। अगर व्याकरण ही नहीं होती, स्वर व्यंजन का हमें पता ही नहीं होता, अगर हमें ये नहीं पता होता कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, वाक्य को कैसे आगे पीछे सेट करके लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, या फिर कर्ता क्या है, क्रिया, कर्म, ये अगर हमें पता ही ना होता तो हम कैसे भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते? नहीं लिख सकते ना। तो देखिए व्याकरण क्या होती है। भाषा नियमों से बंधी है। प्रत्येक वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के अपने कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण की क्या परिभाषा हुई हमारी कि भाषा नियमों से बंधी है। प्रत्येक वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के अपने नियम हैं। इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा हमारे सामने क्या आती है। व्याकरण की परिभाषा, भाषा को नियमों में बांधने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसा शास्त्र जो भाषा को नियमों के अंतर्गत बांधता है, या भाषा को नियमों में बांधने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण को हमने 4 अंगों में बांटा है। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वह छोटे से छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए शब्द। वर्णों के मेल से बने अर्थवान और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास आदि पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट आता है पद। वाक्य में प्रयोग होने के बाद में शब्द को क्या बोलते हैं? पद। इसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? कर्ता, कर्म, कारक और पदबंध संबंधी विचार। वाक्य, एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, अर्थ, रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि के नियम आते हैं। तो ये था आपका व्याकरण पार्ट की। व्याकरण में हम क्या क्या चीजें देखते हैं वो सब चीजें आपको बताई है मैंने कि व्याकरण में हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, शब्दों से मिलकर पद, और पद बहुत सारे पदों से मिलकर क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके बुक एक्सरसाइज। देखिए, भाषा बोलकर और लिखकर प्रकट की जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, या अनेक प्रांतों की भी राजभाषा है। मौखिक भाषा को लिखने का साधन क्या कहलाता है? लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। अब देखिए अपनी परीक्षा स्वयं ले। तो सबसे पहला है भाषा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाषा? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो क्या होगा? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर, पढ़कर कर सकते हैं। आया समझ में? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से
हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। लिपि किस काम आती है? किस काम आती है लिपि? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण का क्या उद्देश्य होता है? व्याकरण किस उद्देश्य से व्याकरण की रचना हुई है? व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ने का कार्य कौन कराती है? व्याकरण करवाती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा को नियमों में बांधने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न हमें ये नहीं पूछा कि व्याकरण किसे कहते हैं, हमें प्रश्न पूछा है कि व्याकरण का क्या उद्देश्य है, यानी भाषा में व्याकरण का क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। तो आप लिखोगे कि भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ने वाला शास्त्र, या भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने और शुद्ध लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण होता है। यानी व्याकरण का क्या उद्देश्य है? भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। नेक्स्ट देखिए, अपने आप बुक एक्सरसाइज को हम पढ़ते हैं। भाषा का मूल रूप कौन सा है? इसमें आप करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक लगाएंगे कि भाषा का मूल रूप कौन सा है। मूल यानी स्टार्टिंग रूप। सबसे पहले हमने भाषा को क्या करना सीखा? बोलना सीखा, पढ़ना सीखा या फिर लिखना सीखा। तो सबसे पहले हमने भाषा को बोलना सीखा। बातें तो हम पहले करने से बताया था उस दिन मैंने। सबसे पहले हम मुख से बोलना सीखते हैं। लिखने की बात तो कब आती है? बाद में आती है। लिखना और पढ़ना ये सब चीजें तो हम तब आती है हमें जब हमें भाषा का ज्ञान हो जाता है। लेकिन मुख से बोलना तो हम जब छोटे होते हैं तभी सीख जाते हैं। अशिक्षित लोग कौन सी भाषा नहीं समझ सकते? अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो कौन सी भाषा नहीं समझते? लिखित भाषा। बोलना उनको आता है, देखिए मौखिक यानी बोलना उनको आता है, संकेत यानी इशारों की भाषा भी समझ में आ जाती है, अगर कोई चित्र बताए तो वो भी उनको समझ में आ जाता है, सिर्फ लिखना उनको नहीं आता। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा है? हिंदी है हरियाणा। गुजरात की तो गुजराती होगी, बंगाल की बंगाली होगी, और भारत तो कोई प्रांत में नहीं आता, भारत तो पूरा देश ही होता है। तो यहाँ पर प्रांत कौन है? हरियाणा। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आप इसको साथ साथ में अपनी बुक में फिल करते हुए चलेंगे। बाकी आपको बुक की पीडीएफ है वो वर्क के साथ सेंड कर दी जाएगी। बुक वर्क आपको बुक में करना है और जो नोटबुक का वर्क है वो नोटबुक में करना है। नेक्स्ट देखिए हमारी एक्सरसाइज। रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए उत्तरों में से कीजिए। अब मैं करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाती हूँ, इससे अपन फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा का साधन है। भाषा किसका साधन है? अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति यानी अपनी बात पहुंचाने का। भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी है? पंजाबी की तो होगी गुरुमुखी, उड़िया की उड़िया होगी, कन्नड़ की तेलुगु होगी, तो मराठी। मराठी की भाषा कौन सी होगी? देवनागरी। नेक्स्ट देखिए, भाषा को नियम में बांधने का काम कौन करता है? व्याकरण। सबसे अधिक भारतवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। भारतवासी भारत के अन्य प्रांतों में जाकर लोगों से कौन सी भाषा में संपर्क करते हैं? ये चीज पे मैंने आपको अंडरलाइन लगवाई थी, याद है ना आपको? कौन सी भाषा को हम संपर्क भाषा भी कहते हैं? कौन सी भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं? हिंदी भाषा को हम संपर्क भाषा भी कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी मानी गई है? हिंदी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों कौन सी है? हिंदी। मनुष्य का आशय किससे प्रकट होता है? अब मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, मैं खाली एक शब्द बोल दूं तो आप शब्द से तो पूरा वाक्य समझ नहीं पाओगे, पूरी बात। अब मैं पूरी बात आपको बोलूंगी तभी आप समझोगे। तो पूरी बात एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में ऐसे बोली जाती है। तो मनुष्य का आशय किससे प्रकट होता है? वाक्य से।
वाक्य या वाक्यों से, ठीक है। शब्द पद या वर्ण से नहीं प्रकट होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा वाक्य बोलना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ण। ये आपकी बुक्स एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम एक पीपीटी पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हम क्या है, बुक का जो चैप्टर है उसको वापस से रीड कर लेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको रीड करते हुए इन चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे। पीपीटी देखते हैं हम, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले पीपीटी के अंदर हम क्या चीज देख रहे हैं, भाषा के रूप। तो भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, दो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। एक में दो बच्चे आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, तो बात करना क्या कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। एक में देखिए बच्चा पत्र लिख रहा है या लेटर, पत्र, बुक में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो लिख रहा है कलम के द्वारा, तो ये क्या रूप होगा, इसका भाषा का लिखित रूप होगा। भाषा के दो रूप हमारे सामने हैं, आप चित्र के माध्यम से अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे हो कि जो बात की जा रही है वो क्या होगा, मौखिक रूप होगा, और जो लिखा जा रहा है वो क्या होगा, लिखित रूप होगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा के विविध प्रकार। भाषा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली। एक बार वापस से आपको थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा बच्चा अपने घर परिवार और अपनी माता से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपने पूरे भारत देश में कहीं भी बात आपस में मिलके बात कर सकते हैं, मतलब अपने प्रांत से कहीं भी अपन बाहर जाते हैं तो ऐसी भाषा जिसके माध्यम से हम दूसरों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा होगी। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कार्य, काम काज या सरकारी चीज, जो भी संविधान में जो भी कार्य किए जाते हैं वो जिस भाषा में किए जाते हैं वो हमारी राजभाषा होगी। तो हमारे भारत देश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों हमारे भारत देश की कौन सी है, हिंदी। बोली, बोली क्या होती है, बोली भाषा का छोटा रूप होता है। बोली छोटे से क्षेत्र में, छोटे से प्रांत में बोली जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, विस्तृत होता है। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। बोली में कोई भी साहित्य रचना नहीं होती, जबकि भाषा में साहित्य रचना होती है, ठीक है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, बोली और भाषा में अंतर भी आपके आएगा। नेक्स्ट अपनी स्लाइड में आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, मौखिक भाषा हमने बोलना सीख लिया, लेकिन उनको लिखने के लिए हमने कुछ चिन्हों को काम में लिया, उन चिन्हों को ही हमने क्या बोला, लिपि। तो मौखिक भाषा को जिन चिन्हों द्वारा या जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। कुछ एक भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं, देखिए, हिंदी, सिंधी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली। यहाँ पर अपने क्या होगा, कौन सी भाषा होगी, यहाँ पर अपना हमारे होगी भाषा देवनागरी भाषा। नेक्स्ट देखिए, कश्मीरी, उर्दू और सिंधी। कश्मीरी, उर्दू और सिंधी, इसकी भाषा होगी फारसी। पंजाबी की भाषा है हमारे पास गुरमुखी। संस्कृत की भाषा होगी रोमन। तो इस तरीके से कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियों के नाम भी हमारे सामने दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम व्याकरण। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग, अब देखिए व्याकरण के मैंने 3 अंग इसमें डाले हैं। अपने बुक में चौथा अंक भी पढ़ा था पद, लेकिन पद किसके अंतर्गत आता है,
पद है वो वाक्य के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हमें पद को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो आपको 3 ही अंग बताने हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के अंतर्गत हम स्वर, व्यंजन और उनका डिवाइडेशन पढ़ते हैं। शब्द में हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी जो भी शब्द है उनके शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनके बारे में पढ़ते हैं। और वाक्य में हम वाक्य कैसे बनते हैं, उनकी रचना, उनको पदबंध कैसे बनाते हैं, वो सब चीज हम किस में पढ़ेंगे, वाक्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये पीपीटी के माध्यम से हमने भाषा, ये देखिए हमने पढ़ा भाषा के रूप, भाषा के विविध प्रकार, लिपि हमारे पास कौन कौन सी है, इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा व्याकरण। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर वापस से एक बार रिवीजन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका वर्क है वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा सुंदर राइटिंग में। अभ्यास पुस्तिका के आपको अभ्यास पुस्तिका में ही करने, यानी बुक की जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करनी है, और आपको कॉपी के अंदर कॉपी का वर्क करना है, यानी नोटबुक के अंदर आपको नोटबुक का वर्क करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। धन्यवाद।